Hi everyone, welcome back to Thapar Immigration's YouTube channel. Today we would discuss all the changes that have been made by IRCC in the year 2024. ये changes बहुत ज़्यादा widespread हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब नेगेटिव हैं. So हम डिस्कस करेंगे स्टडी वीज़ा पे क्या इम्पैक्ट आया है, विजिटर वीज़ा पे क्या इम्पैक्ट आया है, परमानेंट रेजिडेंसीज पे क्या इम्पैक्ट आया है, और अगर आपके वर्क परमिट्स हैं या स्पाउस या पार्टनर डिपेंडेंट वर्क परमिट्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आया. तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लॉज में क्या चेंज आया, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर है तो क्या है, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो क्या है, और आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखते हुए ये असेस करना है कि आपको कोई उससे फर्क पड़ रहा है या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी विल स्टार्ट विद व्हाटएवर चेंजेस दैट हैव हैपेंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो सबसे पहला और बड़ा चेंज तो अभी 8 नवंबर 2024 को आया है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में जो एप्लीकेशन 21 कंट्रीज के बच्चे लगा सकते थे, जिससे उनकी एप्लीकेशन फास्ट प्रोसेस होती थी और अप्रूवल रेट भी हाई था, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. और इसके साथ ही नाइजीरिया स्टूडेंट एक्सप्रेस प्रोग्राम था, उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया. अब इसका मेजर इम्पैक्ट यही है कि जो स्पेशल क्राइटेरिया था या एक स्पेशल कैटेगरी थी वो बंद कर दी गई है, लेकिन जर्नल एप्लीकेशन अब सबके लिए एप्लीकेबल होगी और वो ओपन है जैसे कि पहले होती थी. और ये वाला डिसीजन 8 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल है. सो जिस किसी की भी एप्लीकेशन उससे पहले लगी हुई है या जो बच्चा अभी करंटली कनाडा में स्टडी कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट, उस पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है. So all those who were planning to go in January 2025 और उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है तो उनको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. Now we will discuss about the post graduate work permit changes. अब आप कनाडा में आप स्टडी कर रहे थे तो पहले आपको बाय डिफॉल्ट आपके कोर्स के ड्यूरेशन को देखते हुए वर्क परमिट मिल जाता था. अब उसमें चेंजेस आ गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि अब आपकी वर्क परमिट एप्लीकेशन जो लगेगी उसके साथ आपको आइल्स का जर्नल कैटेगरी का एग्जाम का अपना रिपोर्ट शीट लगानी पड़ेगी. सो ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं इस टाइम पे कनाडा में. दूसरा चेंज आया है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या डॉक्टरेट नहीं कर रहे, आप शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए गए हैं, जैसे कि कोई 8 महीने का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स है या कोई 1 साल का भी कोर्स है, तो उसमें अब आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा स्टडी के बाद. उसमें सिर्फ 5 कैटेगरीज हैं जिसमें एग्जम्पशन छोड़ी गई है जिनको मिल जाएगा, और वो हैं जो स्टेम में पढ़ाई कर रहे हैं, जो ट्रेड्स में हैं, जो हेल्थ केयर में हैं, जो ट्रांसपोर्ट में हैं, और जो एग्रीकल्चर या एग्री फूड में हैं. तो सिर्फ इन्हीं लोगों को शॉर्ट टर्म कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा. बाकी सब जो शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फैसिलिटी बंद कर दी गई है. अब आइल्स जर्नल कैटेगरी जो मैं बता रहा था सबको देना है, उसमें अगर आप इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज में अगर आप एलिजिबल थे तो आपका स्कोर CLB 5 होना चाहिए, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 5. और अगर आप अंडरग्रेड, मास्टर्स या डॉक्टरेट कर रहे हैं तो आपका CLB 7 होना चाहिए स्कोर फॉर यू टू बी एलिजिबल फॉर अ वर्क परमिट आफ्टर योर स्टडीज. तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में ये इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं. अब ये चेंजेस थोड़े से ड्रास्टिक हैं. पॉजिटिव इसमें यही है कि अगर कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां अभी पिछले 1 साल से अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया था और उधर कई ऐसी फील्ड हैं जहां लोग नहीं मिल रहे थे. तो इस डिस्कनेक्ट को उन्होंने करेक्ट करने के लिए ये चेंजेस लाए हैं कि जिस तो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है उन लोगों को वर्क परमिट मिलेगा, और जिस इंडस्ट्री में उन्हें लग रहा है कि लोग ओवर हो गए हैं उन्होंने उसमें एलिजिबिलिटी ही खत्म कर दी है वर्क परमिट की. नेगेटिव इम्पैक्ट तो ऑफ कोर्स है, जो लोग शॉर्ट टर्म कोर्स में गए थे उनकी अब एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की नहीं बनेगी. ओवरऑल जर्नल नो इम्पैक्ट उन लोगों को है जिनकी पढ़ाई खत्म हो गई थी और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन 1 नवंबर 2024 से पहले सबमिट कर दी थी, तो उनको इस चेंजेस का
कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस द चेंजेस इन द स्पाउस ओपन वर्क परमिट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो इसमें भी एक मेजर चेंज आ गया है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं और ये कोर्स 16 मंथ से ज्यादा का है, आप अब अपने पार्टनर या स्पाउस को तभी बुला सकते हैं ऑन एन ओपन वर्क परमिट। बाकी सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अब ये बंद हो गया है। सो ये बड़ा क्लियर कट है, ओनली मास्टर्स, दोज हु आर स्टडीइंग मास्टर्स एंड डूइंग डॉक्टोरियल कोर्सेज लाइक पीएचडी, उन्हीं की स्पाउस आ सकती हैं ऑन ओपन वर्क परमिट, दैट टू अगर उनका कोर्स मिनिमम 16 months का है। Now we will discuss the new guidelines for provincial attestation letter. So अब नई एप्लीकेशन जो भी लगती है स्टडी वीजा के लिए फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसमें PAL होना कंपल्सरी है। सो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है और वो अपनी जो भी प्रोविंस है, जिस प्रोविंस में वो यूनिवर्सिटी है, वहां से ये लेके देते हैं। सो ये भी एक चेंज आया था मार्च अप्रैल 2024 में, लेकिन ये स्ट्रीमलाइंड है। सो ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जो सबको इजीली अब मिल रहा है और आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ इसको भी लगाना है। सो दिस वाज जस्ट गुड टू नो काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ वी विल डिस्कस द चेंजेस इन वर्क परमिट्स फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। सबसे पहला चेंज आया है कि आपकी अगर स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल जाता था, अगर आप एलिजिबल हैं वर्क परमिट के लिए, तो उसमें उन्होंने सिर्फ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के ही पार्टनर या स्पाउस के लिए अब ओपन वर्क परमिट एलिजिबिलिटी है, जैसे कि प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या और इन डिमांड फील्ड में जो लोग जिनका वर्क परमिट एज अ प्रिंसिपल एप्लीकेंट अप्रूव हो गया है, उनकी स्पाउस को ही सिर्फ अब ओपन वर्क परमिट मिलेगा। रेगुलर जो वर्क परमिट्स मिल रहे थे उनमें अब स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। दूसरा चेंज आया है LMIA अप्रूवल्स में। सो लो वेज LMIA अप्रूवल्स बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन किया था कि लो वेज और हाई वेज क्या होता है। LMIA हर प्रोविंस की, हर नॉक कोड की एक मीडियन सैलरी होती है, एक एवरेज सैलरी होती है। उस सैलरी से नीचे का अगर आप LMIA निकाल के किसी को आउटसाइड कनाडा से बुला रहे थे तो वो अब बंद कर दिया गया है। हाई वेज का अप्रूवल हो रहा था, लेकिन लास्ट मंथ उसमें भी 20% ओवर एंड अबव मीडियन सैलरी वालों का ही हाई वेज का LMI अप्रूवल आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको या आपके कंसल्टेंट्स को इसका ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट इज द चेंजेस इन इंट्रा कंपनी ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम आउटसाइड कनाडा टू विद इन कनाडा। इसमें भी एक मेजर चेंज आया है कि अगर आपकी आउटसाइड कनाडा कोई कंपनी है, तो पहले अगर आप कनाडा में ब्रांच खोलते थे तो एक एम्प्लॉय को एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय इंट्रा कंपनी ट्रांसफर मिल जाता था। अब इसमें मेजर चेंज ये आया है कि वो कंपनी अब मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए, एक MNC होनी चाहिए। सो एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी पहले इंडिया में कंपनी थी और आप कनाडा में एक ब्रांच खोलते हैं, तो आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए एक आदमी एलिजिबल था। अब ये जो कंपनी होगी वो इंडिया और इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में आउटसाइड कनाडा, मिनिमम 2 कंट्रीज में उसका बिजनेस रनिंग होना चाहिए, तभी उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो 2 कंट्रीज में अगर बिजनेस चल रहा है तो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर तभी आप अपने एम्प्लॉय को कर सकते हैं। सिंगल कंट्री से अब आप वो नहीं कर सकते, ये बंद कर दिया गया है। Now we will discuss the changes in the visitor visa applications. So visitor visas में अभी एक recent change आया है। पहले कनाडा नॉर्मली पासपोर्ट की एक्सपायरी तक या 10 इयर्स जो कि मैक्सिमम लिमिट होती है एक पासपोर्ट की, उसका विजिटर वीजा आपको दे देता था अगर उनको लगता था कि आप एलिजिबल हैं और आपका अप्रूवल बनता है। अब ये सब उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया है। वो आपको अब शॉर्ट टर्म भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पूरा लॉन्ग टर्म ही आपको विजिटर वीजा दें। इसका ये मतलब नहीं है कि वो विजिटर वीजा देना बंद कर रहे हैं। विजिटर वीजा अभी भी आ रहे हैं। बीच में 5 महीने उसका प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन अब 10-15 दिन से रेगुलर विजिटर वीजास के पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने शुरू हो गए हैं। एक ही इम्पैक्ट है कि वो हो सकता है 6 महीने का दे दें, हो सकता है 1 साल का दे दें,
हो सकता है 2 साल का दे दें, या हो सकता है अभी भी आपको 10 साल का दे दें। ये एट द डिस्क्रिशन ऑफ इमिग्रेशन ऑफिसर अब उन्होंने छोड़ दिया है। इसका मेनली चेंज ये आएगा कि वो ये देखेंगे कि जो एप्लीकेंट है उसका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। समझे आप वन टाइम विजिट है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं कनाडा में, या आपका कोई बिजनेस डील है, या किसी की मैरिज अटेंड करनी है, तो वो हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म ही दे दें कि आपने एक ही बार तो जाना है उस कॉन्फ्रेंस के लिए या उस मैरिज या फंक्शन के लिए। और अगर जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, इमीडिएट फैमिली है जो परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, तो हो सकता है वो आपको लॉन्ग टर्म देंगे क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली फिर ट्रैवल करेंगे। तो अब इमिग्रेशन ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि उसने कितने ड्यूरेशन का आपको वीजा देना है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। सो टू सम अप, इस वीडियो का मेन पर्पस ये था कि सोशल मीडिया पे हर तरह के वीडियोस चल रहे थे, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ तो ये भी बोल रहे थे कि विजिटर वीजा क्लोज हो गया है। तो उसको आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव देना और एक्चुअल में लॉज में क्या फर्क आया है पूरे 2024 में। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ऑन 11th of November 2024 और शायद YouTube पे अपलोड हो जाएगा ऑन 15th of November 2024। सो जनवरी से लेके मिड नवंबर तक जो भी चेंजेस, और काफी चेंजेस किए हैं IRCC ने, उनको हमने आपको एज इट इज प्रेजेंट किया है। उसका पॉजिटिव, नेगेटिव या नो इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर है वो आपने खुद एसेस करना है। जस्ट टू शेयर विद यू, पिछले 15 दिन में हमारे 4 परमानेंट रेजिडेंसी स्टिकर्स लग के आए हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के। 2 लग के आए हैं परमानेंट रेजिडेंसी के स्टिकर्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेस एंट्री जिनके पॉइंट्स ऊपर थे जनरल ड्रॉ में। 2 विजिटर वीजा अप्रूवल्स पासपोर्ट रिक्वेस्ट आए हैं और 1 वर्क परमिट पे हमने डॉक्टर को प्लेस किया है कनाडा में एक हॉस्पिटल में, उनका अप्रूवल आया है और ये अप्रूवल तो 10 ही दिन में आ गया। सो वीजाज आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ट्वीकिंग हुई है, काफी चेंजेस हैं और कनाडा ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंजेस किए हैं। आपने सिर्फ इस वीडियो से ये असेस करना है कि इस पे आपका क्या इंपैक्ट पड़ता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स एज वेल।